हो जाएगी अभी नहीं मतलब घूम रहा है। होगी। EN का फॉर्मूला क्या हो होगा गई सर। बच्चे? ये माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन 13.6 एन z स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होगा। स्क्वायर, ठीक है। और 1/λ का फॉर्मूला हो जाएगा R इंटू 1/NF। एन आई स्क्वायर। ठीक है, ये दो फॉर्मूले अभी आज हम लर्न कर, मतलब आज इनका यूज करें। और वैसे भी मोस्ट यूज है ना। और आज भी हम इनके ऊपर ही बात करेंगे। हम पिछली बार भी हमने इनके ऊपर बात की थी। चलो ट्राई करो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और टाइम पीरियड का मैंने तुम्हें बता रखा था कैसे फॉर्मूलेज होंगे, तो ट्राई करो, क्वेश्चन पढ़ो और खुद से ट्राई करो करने की। अगर प्रैक्टिस में नहीं टाइम मिल पा रहा करने का तो अभी कर सकते हो ना ट्राई। तो अभी के लिए देखो क्या क्या क्वेश्चन में पूछा हुआ और तुम कैसे कर सकते हो। खुद से करने की कोशिश करो। इलेक्ट्रॉन कहाँ है कैसे कर रहा है मुझे बताओ, क्या बात हो रही है इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर कौन समझाएगा मेरे? बताओ। सर इसमें बोला है कि एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम का, वो ना फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट के अंदर जा रहा है। और मान लो ये हमारा ना फर्स्ट बोहर ऑर्बिट से मॉडल है। सेकंड ऑर्बिट में नहीं बता रखा बच्चों, उसने कहा N1 से कहाँ जा रहा है, N2 तक। N2 में। ठीक है, अब बताओ आगे। अज्यूम द बोहर मॉडल टू तो बी इन्होंने वैलिड। वैलिड। बोहर मॉडल क्या है, वैलिड है यहाँ। तो तुम्हें क्या पूछ रखा है? टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इनिशियल स्टेट इज 8 टाइम्स द टाइम पीरियड इन फाइनल फाइनल स्टेट। ठीक है, इनिशियल स्टेट से कितने टाइम्स है? 8 टाइम्स है फाइनल स्टेट। तो तुम्हें बताना है N1 और N2 की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं। तो बताओ कैसे करोगे? बताओ 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 कैसे करोगे इसको फटाफट। फॉर्मूला लर्न करने से थोड़ी बात बन जाएगी, सिर्फ अप्लाई करना भी तो आना चाहिए। बताओ कैसे करोगे। एक स्टेट है N1, वहां पर टाइम पीरियड है T1 मान लो। ठीक है, एक स्टेज है N2, वहां पर एंड टाइम पीरियड है T2। तो तुम्हें और वो T1 जो है वो क्या गिवन है बताओ? 8 टाइम्स T2। 2 टाइम्स ऑफ T8। सॉरी 8 टाइम्स ऑफ T2। 8 हो टाइम्स गया। ऑफ T2, हाँ 8 टाइम्स ऑफ T2। तो तुम्हें बताना है N1 और N2 की रेशियो बता दो, या N1 और N2 क्या हो सकते हैं वैल्यूज। कैसे करोगे सोचो, खुद दिमाग लगाओ थोड़ा सा। यहीं पर दिक्कत आ रही है कि मैं बताए दिया जा रहा हूँ और फिर तुम्हें यहाँ पर तो चीजें समझ में आ रही हैं। कंसेप्ट यहाँ पर समझने में दिक्कत आती है किसी क्वेश्चन को? नो सर। नहीं ना, जब यहाँ पर करते हो उसके बाद समझ में आ रहा है ना जो मैं बता रहा हूँ। यस सर। फिर घर पर इसीलिए नहीं आ रहा ना क्योंकि यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। वो घर पे जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे तब नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर ही खुद से ट्राई करने की कोशिश कर लो पहले ही। देखो कैसे करोगे। तुम्हें पता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला, तुम्हें जो बताया हुआ है उससे बाहर तो है नहीं। क्या करना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, क्या होता है? Z बन हो जाएगा and T is directly proportional to N cube। हाँ वेरी गुड। और इसको सर एन T1 क्यूब कौन, जेड जेड तो स्क्वायर सेम ही होता है। रहेगा। जेड सेम होता है क्योंकि हाइड्रोजन की बात हो रही है और जेड होगा भी 1। ठीक है, T1 की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा N1 क्यूब। ऐसे ही सर T2 हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2। सर इनको N2 क्यूब के। तो अब क्या कर सकता हूँ बताओ? सर T1 की वैल्यू पुट कर दो 8 T2। हाँ, या पहले प्रोपोर्शनल हटाने के लिए मैं कांस्टेंट लिख दूं के N1। बिल्कुल सर। ऐसे ही T2 क्या लिख सकता हूँ? के N2। कांस्टेंट सारे सेम ही आएंगे क्योंकि तुम्हें जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है सब कुछ सेम है दोनों के लिए। यस सर। अब दोनों दोनों इक्वेशंस को क्या कर दूं?
Divide. तो T1 बाय T2 इज इक्वल टू, K से तो K कट ही जाएगा, तो किसके इक्वल आ जाएगा, N1 क्यूब डिवाइडेड बाय N2 क्यूब। और ये किसके इक्वल है, N1 क्यूब बाय N2। N1 क्यूब तो पता ही नहीं, N2 क्यूब नहीं पता। T1 किसके इक्वल है, 8T2 और नीचे T2 है ही, तो ये इक्वेशन बन जाएगी क्या मेरी। Yes sir. T2 से T2 कट गया तो N1 बाय N2 किसके इक्वल आ जाएगा, 8. 8 के 2 के इक्वल है। 2 के इक्वल आ जाएगा। दोनों साइड क्यूब रूट ले लो, तो 8 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 2। तो N1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे फाइनली, 2 N1 क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ N2। तो N1 अगर देखो 1 है तो N2 कितना हो जाएगा, 2। N1 अगर 2 है तो N2 कितना हो जाएगा। अब उल्टा नहीं लिख रहे हो। क्या कह रहे हो, सॉरी हाँ उल्टा बोल रहा हूँ मैं, सॉरी। N2 लिख दो ना यहाँ, सॉरी। N2 अगर 1 है तो N1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2। और N2 अगर 2 है तो N1 कितना हो जाएगा, 1. N2 अगर 3 है तो N1 कितना हो जाएगा, 6. 6। राइट, क्लियर। ऐसी को 4 हो जाए, N2 अगर 4 हो जाए तो N1 कितना हो जाएगा, 8. तो ये सारी पॉसिबल वैल्यूज हो गई। N1 अगर 2 तो N2 1। अब बता दो कौन हाइयर पे है, N1 हाइयर पे होगा या N2 हाइयर पे होगा। N1 तो N1 ऊपर की तरफ बनेगा और N1 ऊपर की तरफ बनेगा और N2 नीचे. नीचे की तरफ। पता चल गई। 1 2 2 4 3 6 और 4 है। क्लियर है, Yes sir. किसी को कोई Yes, sir. इसके अंदर तो पूछ लो अभी। नो सर। चल सकते हैं आगे, पक्का। यस सर। हाँ जी सर। अब मैं ना हिंट दे के छोड़ू कुछ क्वेश्चन को, ताकि उसको ट्राई करो घर पे, तभी बात बने। Yes. आओ देखते हैं। चलो पहले तो यही करो, इसमें क्या बात कर रहा है। कंसीडर हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम है, हाइड्रोजन नहीं है लेकिन nth एक्साइटेड स्टेट उसकी गिवन है। फिर जिस एक्साइटेड स्टेट में वो है, ध्यान से देखो, when this excited atom makes transition from excited state to ग्राउंड ground state, most energetic photons have energy this and the least energetic photons have energy this. Find the atomic number and the state of excitation. कैसे करोगे बताओ। पहले तो क्वेश्चन समझाओ मेरे को और उसके बाद ट्राई करना। सर इन्होंने nth एक्साइटेड स्टेट पे एनर्जी दे रखी है कि कितनी होती है, साथ में दिए कि एक हाइड्रोजन लाइक एटम है, और साथ में दिया कि वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पर ट्रांजिशन हो रही है उसकी, और सबसे मैक्सिमम एनर्जी एक फोटोन की दे रखी है और मिनिमम एनर्जी दे रखी है। तो हमें जेड निकालना है इसके अंदर, और वो कौन से ऑर्बिट में एन निकालना है। वेरी गुड। देखो क्या बोल रहा है, एक हाइड्रोजन लाइक एटम है जिसकी n लेवल पर एनर्जी दे रखी है। n लेवल पर कितनी दे रखी है वो तुम देख लो। En इज इक्वल टू -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ये तो हमें पता ही होता है, इतनी होती है, राइट। यस सर। z भी है यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ से वो कह रहे ट्रांजिशन कर रहा है, एक्साइटेड स्टेट से कहाँ जा रहा है, ग्राउंड स्टेट में जा सकता है, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट के बीच में जाते 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 वो दो तरीके से बात सकता है। एक तो उसके पास जो एनर्जी निकलती है, रेडिएशन निकलेगी ना जब ट्रांजिशन करेगा, तो एक बार एनर्जी जो निकली है वो मैक्सिमम उसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 52.224 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक बार मिनिमम एनर्जी दे रखी है कितनी, 1.224 इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है। तो तुमसे पूछा एन की वैल्यू बताओ और जेड की वैल्यू। सबसे पहली बात तो ये समझनी पड़ेगी कि ई मैक्सिमम और ई मिनिमम क्या है। सोचो, कोई बता सकता है ये ई मैक्सिमम और ई मिनिमम क्या है? कौन बताएगा ये मेरे को?
व्हाट इज ई मैक्सिमम एंड व्हाट इज ई मिनिमम? दिमाग लगाओ और बोलो थोड़ा सा। इनिशियल और फाइनल स्टेट। देखो ई मैक्सिमम है मैक्सिमम एनर्जी। मैक्सिमम एनर्जी कब होगा? जब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की, जब ज्यादा ऊपर से ज्यादा नीचे गिरेगा, राइट? सोचो सोचो सोचो, यस सिंपल सी बात है। Yes, जितना एनर्जी का डिफरेंस होगा, जितना लेवल का डिफरेंस होगा, हमें पता चलता है एनर्जी कितनी निकलती है, डेल्टा ई। हाइयर लेवल में से क्या माइनस करते हैं? लोअर लेवल। अगर एक 4 से 3 गिर रहा है और एक 4 से 1 गिर रहा है, किसमें ज्यादा एनर्जी निकलेगी? तो 4 से 1 गिर रहा है जो, से 1 वाले में ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। 4 से 1 ऐसे ही अगर 5 से 4 गिर रहा है और 5 से 2 गिर रहा है, तो किसमें निकलेगी एनर्जी ज्यादा? तो जब मैक्सिमम एनर्जी की बात कर रहा हूं तो मैक्सिमम लेवल से मिनिमम लेवल पर गिरोगे, बहुत ऊंचे से बहुत नीचे। तो बहुत नीचे मैक्सिमम कहां तक गिर सकता है? लोअर लेवल कहां आ सकती है? ग्राउंड। 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 मतलब एन की वैल्यू 1। यस सर, ऑब्वियसली बात है 1। कहां से गिर सकता है सबसे ऊपर? कहां से? 5 ज्यादा एन से ज्यादा कितनी ऊंची हो सकता है एन? हाई, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट से कहां पहुंच जाए सर? 1 1 में। तो वो क्या हो जाएगी? डेल्टा ई। ये कौन सी डेल्टा ई हो जाएगी? मैक्सिमम। समझ में आ रहा है क्या? यस सर, मिनिमम क्या होगा सर? मिनिमम तुम खुद बताओ सर। अगर 5 से कोई इलेक्ट्रॉन मान लो 4 पर गिरना चाहता है, 4 पर ग्राउंड स्टेट में गिरना है ना फाइनली, तो उसको देख लो। यस सर, चाहे कैसे भी हो रहा है, चाहे ट्रांजिशन E2 माइनस 1। हमें नहीं पता। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? तो E2 माइनस E1 हो सकता है मिनिमम। जरूरी नहीं है। अब मैं बात बोल रहा हूँ ना, ग्राउंड स्टेट में उसको बहुत सारी स्टेट्स आती है बीच में, तो कहीं भी गिर सकता है। बट फिर अगर हम कुछ भी नहीं वैल्यू लेते, हम एन लेते हैं। अगर 4 पर गिरना है तो मिनिमम एनर्जी कब होगी कि 4 पर कहां से गिरे? 5 से 5 से। अगर 3 पर गिरना है तो मिनिमम एनर्जी कहाँ होगी कि 3 पर कहां से गिरे? 4 4 से। ऐसे ही मान लो एन पर गिरना है, एन से गिर रहा है, तो मिनिमम एनर्जी कहाँ होगा कि एन से कहाँ गिरे? n n माइनस -1 ऑब्वियसली बात है ना, 4 से गिर रहा है तो 3 पर गिरेगा मिनिमम एनर्जी। 5 से गिर रहा है तो कहाँ गिरेगा? 4 पर। 4 इसका पे। मतलब एन जो वैल्यू है उससे एक कम पर गिर जाए। जैसे यहाँ पर एन है तो एन से कहाँ गिर जाए? n-1 पर गिर जाए। तब जो एनर्जी निकलेगी वो क्या निकलेगी? मिनिमम निकलेगी। समझ में आ रही है बात? देख लो। यस सर, किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लो मेरे से। भाई मैक्सिमम कहाँ होता है? जब ऊपर से ज्यादा, सबसे ऊपर से सबसे नीचे गिर जाए। मिनिमम n से n-1 तक। तो मैंने ये टाइम लगा दिया। अगर यहाँ पर एक तो मिनिमम की, मैक्सिमम तो लिख दी, मिनिमम की भी इक्वेशन लिख सकता हूँ मैं। क्या लिखूंगा तुम बताओ? ई डेल्टा इज इक्वल डेल्टा ई इज इक्वल टू ई एन माइनस ई एन माइनस -1 ई इंफिनिटी पर तो क्या हो जाएगी वैल्यू टोटल? 0। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू इंफिनिटी पुट करो, e की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। इस इक्वेशन में n की वैल्यू क्या पुट करो? इंफिनिटी। तो 1/इंफिनिटी क्या हो जाएगा? लगभग 0। तो डेल्टा ई की वैल्यू क्या आ जाएगी इस केस में? 0 नहीं, ई इंफिनिटी 0 आ जाएगा। माइनस E1। माइनस E1 कितना होता है? निकाल लो, इक्वेशन दे रखी है तुम्हें। क्या हो जाएगा? n की वैल्यू पुट कर दो 1, तो कितना आ जाएगा? माइनस z स्क्वायर बाय 1। 1। वेरी गुड। n स्क्वायर लिख दो, n की जगह क्या लिख दो? 1, क्योंकि फर्स्ट स्टेट में गिरा है। यहां तक किसी को कोई डाउट? देख लो अच्छे No, से, sir. देख लो देख लो। हाँ सर, पक्का? चलो, ऐसे ही क्या कर सकते हो सर? इसको होमवर्क में दूंगा कुछ पार्ट, देख लो। अभी ध्यान से नहीं सुनोगे तो समझ नहीं आएगा। डेल्टा ई इज इक्वल टू, ई एन की जगह क्या लिखूं सर? सिंपल वही फॉर्मूला, -13.6 जेड स्क्वायर बाय माइनस ई एन -1। ये कैसे निकालूंगा सर? एन की जगह बस क्या पुट करना है?
n-1 का होल माइनस 13.6 z स्क्वायर डिवाइडेड बाय, मैं n की जगह कर दो n माइनस वन का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर देते हैं, माइनस 13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 13.6 z स्क्वायर अपॉन में n माइनस 1 का स्क्वायर। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। दो इक्वेशन है और वेरिएबल भी दो हैं। कैसे सर? एक z है और एक क्या है? Z2 n डेल्टा ई मैक्सिमम की वैल्यू तो तुम्हें गिवन है कितनी? 52 52.22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई, सिंपल बन गई क्या? यस सर। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन ये बन जाएगी। यहाँ पर डेल्टा ई मिनिमम है और मिनिमम की वैल्यू भी गिवन है कितनी? 1.224 इलेक्ट्रॉन। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, क्या सोल्व नहीं हो पाएगा? बताओ। हो जाएगा सर। बिल्कुल हो जाएगा। तो यही इसमें करना है। तुम चेक भी कर सकते हैं, देखो यहाँ पर। क्लियर है क्या सबको? यस सर। ठीक है, Yes, sir. किसी को कुछ भी डाउट है तो बताओ। यहाँ तक हो जाएगा, चले आगे। अब बताओ। यस सर। अब इसी के अंदर ही हम मॉडिफाई करेंगे, देखो क्वेश्चन को। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, ध्यान से। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ। किसी को कोई डाउट आ रहा है? चले आगे, चलो फिर अब पढ़ो क्वेश्चन। यहां तक तो हो गया सर, हमने बात कर ली मैक्सिमम एनर्जी कब निकलेगी, जब कहां से कहां निकलेगा सर? इन्फिनिटी से। Infinite. ये मैक्सिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी कब निकलेगी सर? जब कहां निकलेगा? इन्फिनिटी से तो बात नहीं कर सकता मैं, ऐसे तो नहीं कह सकता ना, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी -1, ऐसे तो नहीं बोलूंगा ना। तो मैं क्या बोलता हूँ उस केस में? n। कहां से कहां बोलता हूँ? n। अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछ सकता है। ये मिनिमम एनर्जी फिक्स ही रहेगा सर, n से n माइनस, बोलो n से n माइनस। पर अब क्वेश्चन देखो ध्यान से। अब क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन है कहां फिलहाल? कंसीडर अ हाइड्रोजन लाइक एटम हुज एनर्जी इज इन, कहां पर है वो? nth एक्साइटेड से। मतलब वो गिरे चाहे कहीं पर भी गिरेगा, और इवेंचुअली वो ग्राउंड स्टेट पे गिर रहा है, लेकिन वो गिर कहां से रहा है? n से। तो इलेक्ट्रॉन मेरा है कहां? n पर है सर। तो अब मैक्सिमम एनर्जी मेरे से पूछे तो मैं नॉर्मल बोला इन्फिनिटी से 1, लेकिन ये अगर मेरे पास कोई बाउंड्री ना हो कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ये गिवन ना हो, तब मैं क्या बोलूंगा? n कहां से कहां हो जाए? इन्फिनिटी से। सबसे ऊपर इन्फिनिटी और सबसे नीचे क्या है? इन्फिनिटी से 1। लेकिन अब इसने एक बाउंड्री कंडीशन दे दी, या बाउंड्री कंडीशन ना बोलो, एक बाउंडेशन दे दी। बाउंडेशन क्या दे दी? कि इलेक्ट्रॉन है कहां? n पर। तो अब क्या मेरे पास चेंज आएगा इस क्वेश्चन में? अब सोचो बैठ के। दोनों पार्ट इसे लेकर आए हैं, ये वाला पार्ट भी पूछेगा फॉर्मूले में। हाँ, कहाँ पे है? अब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पर तो है ही नहीं। कहां पर है इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में? n पर। अब मैक्सिमम एनर्जी कब निकल सकती है सर? n से कहां गिरे? n-1 n से n-1 गिरेगा तो मिनिमम एनर्जी निकलेगी। n से कहां गिरे? 1 पे। 1। जहां पर वो है वहां से सबसे नीचे आ गए। सबसे नीचे कहां आ सकता है? क्लियर है चीजें? दोनों पार्ट क्लियर है? दोनों पार्ट जो मैं बोल रहा हूँ। एक सिंपल मैक्सिमम एनर्जी बोले तो कहां से कहां गिरेगा सर? 1। कहां से कहां गिरेगा? सिंपल मैक्सिमम एनर्जी कब निकलेगी? कोई बाउंड्री नहीं है तुम्हारे पास, कोई बाउंडेशन नहीं है, तो कहां से कहां गिरेगी? लेकिन अब उसने कह दिया इलेक्ट्रॉन कहां है? n पर है पहले, तो अब मैक्सिमम कहां से गिरेगा? n से 1। तो सेम इक्वेशन उसी के लिए लगा दो सर। सेम इक्वेशन कहां लगाते हो सर? पहले अब यहाँ पर क्या लिखोगे? पहले लिखते थे e इन्फिनिटी माइनस E1, अब क्या लिखोगे? डेल्टा E1। सिमिलरली यहाँ पर क्या लिखोगे? डेल्टा ई का फॉर्मूला इसमें तो कोई भी चेंज आएगा क्या इस वाले फॉर्मूले में?
कुछ भी No, चेंज sir. नहीं आएगा। तो इसको तो तुम डायरेक्टली लिख सकते हो, यही वाली वैल्यू जो है, बाकी दोबारा लिख लोगे तो वैल्यू याद भी हो जाएगी। En को क्या लिखता हूँ, -13.6 अपॉन n स्क्वायर इंटू z स्क्वायर, माइनस इसको क्या लिख दूंगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 13.6 Z square ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या कर सकता हूँ सर, सेम। अब यहाँ पर ध्यान से लिखें, En की वैल्यू तो सेम है सर। Z square upon n square यहाँ पर क्या लिख, Plus- सब बोलेंगे, माइनस माइनस फिर Plus- प्लस, plus 13.6 वन का स्क्वायर, तो कुछ लिखने की जरूरत है क्या? ठीक है। क्या फर्क है, इन्फिनिटी वाले में ये वाली टर्म 0 हो जाती है, लेकिन अब 0, नहीं ये वाली नहीं टर्म होगी। ये वाली टर्म 0 हो जाती है, एन वाली, लेकिन अब 0 नहीं होगी। चेक कर लो, यहाँ पर ये टर्म 0 हो गई थी ना, अब यहाँ पर तो नहीं होगी। अब तुम्हारे पास इक्वेशंस आ गई, तुम्हारे ऊपर है तुम कैसे सोल्व करोगे। अगेन वही चीज, डेल्टा ई ये वाली मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम की वैल्यू पुट कर सकते हो सर, कितनी, 52.224 is equal to minus 13.6 z square upon n square plus 13.6 Z square ऐसे। ये मिनिमम है सर, मिनिमम की भी वैल्यू गिवन है 1.22 1.22 224. माइनस 13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर और प्लस 13.6 z स्क्वायर इंटू n माइनस 1 का स्क्वायर। अब दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, क्या आप सोल्व कर पाओगे? बिल्कुल सर। बिल्कुल। हाँ बोलो, होमवर्क दे सकते हैं ये? Yes sir एक स्टेप, हाँ जी सर दे दो। जिसको दिक्कत आती है वो एक स्टेप और कर लो, उसको एक और स्टेप करा देते हैं। यहाँ से वो एलसीएम भी ले सकता है। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? अच्छा देखो, अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसा करो। देखो कैसा करो, तुम चाहो तो देखो, हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है z की वैल्यू भी निकालनी है, n की वैल्यू भी निकालनी है। तुम चाहो तो इसको एलिमिनेशन मेथड से कर लो, तुम चाहो तो इसको किससे कर लो, सब्स्टिट्यूशन से कर लो, तुम्हारे ऊपर है। और कोई बंदा चाहे तो यहाँ से 13.6 z स्क्वायर कॉमन भी ले सकता है ना, जैसे मैं सारे स्टेप बता देता हूँ। 52.224 यहाँ से क्या कॉमन ले लो, 13.6 z। यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ तो बचेगा 1 माइनस 1 बाय n square यही बचेगा ना। क्लियर है सबको? है ना। सिमिलरली यहाँ पर भी बच्चों तुम चाहो तो यही कॉमन ले सकते हो, 13.6 z स्क्वायर। ठीक है, अब क्या लिख लोगे सर, 1 बाय upon minus 1 अब चाहो तो इन इक्वेशन को डिवाइड कर दो, 13.6 z स्क्वायर से 13.6 z स्क्वायर कट देगा, लेकिन डिवाइड करने से पहले एलसीएम ले लेना। एलसीएम लेने के लिए तुम्हें मैं बता सकता हूँ क्या कर सकते हो। क्या कर सकते हो एलसीएम लेने के लिए, नीचे क्या आ जाएगा, n इंटू n माइनस 1 का स्क्वायर। n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया तो ऊपर क्या आ जाएगा, n माइनस सॉरी n माइनस 1 के स्क्वायर से n माइनस 1 का स्क्वायर कट गया तो क्या आ जाएगा, n का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर से n स्क्वायर कट जाएगा, क्या आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और सोल्व करना चाहो तो यहाँ पर कर दो 13 पॉइंट, मैं दोबारा से इसको पार्टीशन में जोड़ दूं। ठीक है, सॉल्यूशन में ये चीज मेंशन नहीं है, तभी मैं बता रहा हूँ। सॉल्यूशन में तो सीधा उन्होंने इक्वेशन सोल्व कर दी है ना, हम कैसे कर रहे हैं ये भी बता रहा हूँ। देखो 13.6 z स्क्वायर, अब तुम्हारे ऊपर है कैसे करोगे। नीचे क्या है, n इंटू n माइनस 1 का whole square और ऊपर क्या है, n का स्क्वायर n square माइनस n स्क्वायर प्लस 1 माइनस फिर से 13.6 z स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, n स्क्वायर से n स्क्वायर कट जाएगा क्या, ये सिंपल। तो ये 2n पॉजिटिव का हो जाएगा, 1 किसका हो जाएगा, नेगेटिव। और नीचे है n इंटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर। और इस साइड जो मेरे पास बना था ये किसके इक्वल है सारा, 1.224। और यहाँ पर क्या बना है बच्चे, 52.224 इज इक्वल टू 13.6 z स्क्वायर
इंटू में, यहाँ पर भी एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा n स्क्वायर minus 1 upon अपॉन में n square. n स्क्वायर से n स्क्वायर फिर से कट जाएगा, देखोगे डिवाइड में आएगा जब, Yes sir. है ना, z स्क्वायर से z स्क्वायर कट जाएगा। अब ये बहुत आसान रह जाएगा, z स्क्वायर से z स्क्वायर कट गया, n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया, सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल रह जाएगा n। अब उसको सोल्व कर पाओगे आराम से? Yes. Yes. sir. एक स्टेप और चाहिए या कर पाओगे अब? कर लेंगे कर sir. है ना, कर लोगे? यस सर। जी sir. बिल्कुल, दोनों को, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को आपस में डिवाइड कर दो, इसको खोलोगे तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कर जा, और z स्क्वायर से z स्क्वायर तो अपने आप ही चला जाएगा। मैं यहाँ पे हल्का सा बता भी देता हूँ जिसको हिंट चाहिए होगा, ये n स्क्वायर से n स्क्वायर कट जाएगा, n-1 का होल स्क्वायर लेकिन रहेगा। क्लियर है? हाँ जी सर. तो यहाँ से सोल्व करोगे तो z2 आ रहा है जैसे क्वेश्चन में गिवन आंसर में, और n क्या आ रहा है 5। पूरी इक्वेशन मैंने बता दी है कैसे सोल्व करोगे, बाकी मेथड तुम्हारे हैं बच्चे, मैथ्स तुम्हारा है, तुम कैसे भी इसको सोल्व कर सकते हो। कोई बच्चा सब्स्टिट्यूशन लगाना चाहे वो कर सकता है, मैं इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहा था सब्स्टिट्यूशन उस टाइम, क्योंकि देखो z स्क्वायर है, यहाँ पर n स्क्वायर है, अगर तुम चाहो तो इस पूरे की वैल्यू पुट कर सकते हो, कर भी दोगे ना, फिर भी यहाँ पर क्या बच जाएगा इस इक्वेशन में, एक z। समझ में आ रहा है? लेकिन हाँ, यहां से तुम कर सकते हो, देखो यहां से उठा लो 13.6 z स्क्वायर दिख रहा है, Yes sir. उसकी वैल्यू Yes, sir. n की फॉर्म में, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा मेथड, आंसर सेम ही आएगा। 13.6 z स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट करोगे 52.224, और ये चीज यहाँ पर मल्टीप्लाई में वहां जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड। आंसर लास्ट में यही मिलेगा जो तुमने हमने करा, क्योंकि बात तो वही है सर, मैं पहले सब्स्टिट्यूशन कर दूं या पहले सीधा ही मैंने डिवाइड कर दिया, आंसर दोनों केस में क्या आएगा, सेम आएगा, बट अप्रोच तुम्हारी है, तुम कैसा भी कर सकते हो। सर क्लियर है 13.6 भी कट हाँ, जाएगा. क्या कह रहे हो? सर 13.6 भी तो कट जाएगा. हाँ हाँ बिल्कुल मैंने इस मतलब सब्स्टिट्यूट ही कर दिया ना। अच्छा इस Yes, वाले में कह रहे हो, इस वाले में हाँ ऑब्वियस सी बात है, कट जाएगा ये तो, सीधी सी बात है। Yes. मैंने बोला ना जब n स्क्वायर वाली टर्म रह जाएगी अब और कुछ नहीं रह जाएगा, इन दोनों को डिवाइड कर देना, बस खत्म कर। चलें आगे? Yes sir. Yes, sir. यस सर। अब ये क्वेश्चन करो खुद से ट्राई, Yes. खुद से ट्राई करना, क्या बोल रहे हो वो? Largest wavelength in the ultraviolet region of the hydrogen spectrum is 122. Smallest wavelength in the infrared region बतानी, कैसे पता चलेगा उसकी? अगेन वही कंसेप्ट लगाना है, मैंने 2 केस बताए थे ना तुम लोगों को, याद करो, एक इन्फिनिटी से और एक n से, दोनों केस क्यों बताए थे, इसीलिए बताए थे, चेक करो अब ध्यान से। तुम्हें पता है बच्चे, अल्ट्रावायलेट का तो कोई सीन ही नहीं है बच्चों। अल्ट्रावायलेट मतलब कौन से रीजन की बात हो रही होगी ज्यादा से ज्यादा, किसमें होती है अल्ट्रावायलेट? बालमर को हम ज्यादा विजिबल में ही मानते हैं, अल्ट्रावायलेट को कुछ पार्ट होता है, तो मेन रीजन है अल्ट्रावायलेट का लाइमन। कौन सा है? वाला लाइमन। तो सबसे पहली बात कर रहा है लार्जेस्ट वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट रीजन, यानी कौन से रीजन की बात कर रहा है? लाइमन रीजन। तो लार्जेस्ट वेवलेंथ, वो कह रहा है लार्जेस्ट वेवलेंथ इन द अल्ट्रावायलेट रीजन ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, वो दे रखी है। लार्जेस्ट वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी गिवन है? 122 स्मॉलेस्ट वेवलेंथ इन द इन, ये कौन से रीजन में है? अल्ट्रावायलेट। अच्छा, एल लैम्डा मिनिमम दे रखी है, वो कितनी दे रखी है? वो निकालनी है, और वो कौन से रीजन में निकालनी है? इंफ्रारेड। लैम्डा मैक्स जब दे रखी है, ध्यान से देखो 122 नैनोमीटर यूवी रीजन, मुझे पता है ये कौन सा रीजन होगा? लाइमन। इंफ्रा का कोई पता नहीं, पता है क्या? पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड, तीनों ही किस में लाई करते हैं? इंफ्रा में। पहले मैक्सिमम इसकी देखते हैं, लाइमन में। लाइमन में मेरे को इतना पता है सर, जो फॉर्मूला होता है मेरे पास 1/λ इज इक्वल टू R बाय 1/n. अब लाइमन में गिर रहा है, और लार्जेस्ट वेवलेंथ मतलब लैम्डा मैक्सिमम, मतलब एनर्जी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी? मैक्सिमम
मिनिमम लैम्डा मैक्सिमम तो फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो क्या होगी मिनिमम फ्रीक्वेंसी मिनिमम, तो एनर्जी भी क्या होगी मिनिमम 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 बच्चे, क्योंकि एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी करेक्ट ध्यान से देखो, अब वो कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी मिनिमम। अब इससे तुम क्या, अब मैंने हिंट दे दिया, अब तुम सोचो थोड़ा सा क्या कर सकते हैं इससे। सर क्या एनएफ और एनआई की वैल्यू बता सकते हो मेरे को, लाइमन के केस में क्या होगी इस केस में? वन वन हो जाएगी एनएफ तो क्या हो जाएगी, जो एन है हमारा वन सोचो, NF चलो मान लिया तुम्हारी बात 1, क्योंकि लाइमन है, ऑब्वियस सी बात है। और एनआई सर और फिर तो वो सोच के Two बोलो, ही होगी। सोच के, हाँ क्या होगी, तो 2 होनी चाहिए। होगी। एनर्जी मिनिमम कब होगी, जब 4 से कहाँ गिरे 3 पे, 5 से कहाँ तीन गिरे पे 4 पे, अब आ रहा है चार। लाइमन में 1 पे गिर रहा है, तो कहाँ एक से पे। गिरेगा, दो दो से से गिरेगा। तो एनआई तो क्या कर दोगे बच्चे, एनएफ तो पता है 2 है, और एनआई क्या हो जाएगा, तो एनएफ तो 1 हो जाएगा और एनआई क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से कहाँ गिरेगा बच्चे, सर 1 पे। किसी को कोई डाउट है ये क्यों है, क्योंकि एनर्जी कैसी है, मिनिमम। इस क्वेश्चन में अगर मैक्सिमम पूछ लेता एनर्जी यानी वेवलेंथ मिनिमम, एनर्जी मैक्सिमम, तब एन एफ की वैल्यू तो 1 ही रहती, लेकिन एन आई क्या हो जाता, सर एन आई जीरो सिर्फ इन्फिनिटी। इसीलिए मैंने उस केस को एक्सटेंड करके बताया था। समझ में आ रहा है, बिल्कुल सर समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर एन एफ एन आई इन्फिनिटी लिखोगे, किसी को कोई डाउट, चलो फिर ये तो आ जाएगा। अब इसमें पुट भी कर सकते हो वैल्यू, 1/λ इज इक्वल टू, आर की जगह क्या पुट कर दोगे, आर की जगह आर रहने दो क्योंकि दोनों में आएगा। एनएफ की जगह क्या लिखो, 1/1 और यहाँ पर क्या लिखो, माइनस 1/λ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 - 1 यानी 3/4 3/4 कर लोगे ये तो आराम से। अच्छा सेकंड केस करो, सेकंड केस करो। लैम्डा मिनिमम की बात कर रहा है। अब मिनिमम में है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड में तीनों होते हैं सर, लाइमन बहुत सारी बार्बन की बात कर रहे थे, पास्चन, ब्रैकेट और बीफन, तीनों ही होते हैं सर। अब वो कौन सा होगा, लेकिन मिनिमम की बात मतलब एनर्जी मैक्सिमम बीफंड होगा है ना, क्योंकि एनर्जी लैम्डा मिनिमम मतलब फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम मतलब एनर्जी भी मैक्सिमम। तो गिरेगा कहाँ पता नहीं, गिरेगा पास्चन में भी गिर सकता है क्योंकि वो भी इंफ्रा है, ब्रैकेट में भी गिर सकता है क्योंकि वो भी इंफ्रा का रीजन है, और पी फंड में भी गिर सकता है क्योंकि वो भी इंफ्रा का है। तो सर पास्चन में गिरेगा तो एम एन की वैल्यू क्या हो जाएगी पास्चन में, लाइमन बाल्मर पास्चन। ब्रैकेट के लिए एनएफ की वैल्यू 4 4 5 इसके लिए अब तुम खुद बताओ स्मॉलेस्ट यानी मैक्सिमम वेवलेंथ कब निकली, मैक्सिमम 5 एनर्जी पे कब होगी। निकलेगी, इन्फिनिटी जब कहाँ गिरेगा, बीफंड इन्फिनिटी से गिरेगा ऐसा बोल रहे हो क्या, गिरेगा कहाँ से, यस सर इन्फिनिटी से गिरेगा तो इन्फिनिटी से गिरेगा मान लो, तो n/nf को तो पता नहीं क्या होगा, n तुम क्या बोल रहे हो, इन्फिनिटी मान लेता हूं मैं अभी के लिए, ठीक है। यहाँ पर वही 0 हो जाएगी ये टर्म, तो पता होगा यस है सर ना। अच्छा एनएफ की जगह क्या लिखे, इन्फिनिटी से कहाँ गिरे कि एनर्जी मैक्सिमम हो, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 3 पर 3 पे, ऑब्वियस सी बात है। ये 3 ये 4 ये 5, इन्फिनिटी से 5 पे गिरेगा तो कम एनर्जी निकलेगी, 4 पे और ज्यादा और 5 पे सबसे ज्यादा 3 पे 3 पे सबसे ज्यादा, 5 4 3, 5 पे थोड़ी सी कम, 4 पे और ज्यादा और 3 पे सबसे ज्यादा। समझ में आ रही है बात, तो कौन सी होगी सर ये, पास्चन में, ब्रैकेट में या पीफंड में, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 तो 1/λ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिंपल r/9। क्लियर है, क्लियर है, यस किसी को कोई डाउट, ये तो कोई लिख रहा है 9/r आ रहा है, हाँ जी 1/∞ क्योंकि इन्होंने लैम्डा की वैल्यू निकाली, अपन ने 1/λ लगाया इसलिए अपना अपोजिट आ रहा है r/9, ठीक है। अच्छा अभी ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन क्या हो गई 2 हो गई। ये कौन सी वेवलेंथ है मैक्सिमम वाली, ये कौन सी वेवलेंथ है
मिनिमम वाली मैक्सिमम वैल्यू की वैल्यू दे रहे थे कितनी 1 to 2. 1 2 या चाहो तो बाद में पुट कर देना, अब सीधा इनको डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा 1 और 2 को 1 बाय लैम्डा मैक्सिमम, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 बाय लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू क्या है 3 बाय 4 आर कहाँ है 4 ऊपर है सर। अच्छा ऐसी 1 बाय लैम्डा मिनिमम की वैल्यू क्या है 9 r by 9 आर बाय r से r आर से आर कैंसिल हो जाएगा, कितना 27 बाय 4 लैम्डा मिनिमम कितना है निकालना है, वो निकालना है और 1 upon मैक्सिमम कितना है 1 2 2 1 2 क्लियर है क्या, तो ये क्या आ जाएगा 122 मल्टीप्लाई 27 बाय 4 हो जाएगा क्या आप Yes, sir. यहीं पे है दोनों तुम्हारे हिसाब से। देखो हमारा भी आंसर क्या आया पहले का 3r/4 आया हुआ, इनका भी यही आया 3r/4। हाँ जी एक सेकंड सर का कॉल आया देखिए। एक सेकंड दो बच्चे मेरे को बस। हाँ बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं। अब कहाँ तक थे, यहाँ तक आ गए थे। इसके में किसी को कोई डाउट है क्या? No, sir. No, sir. किसी को कुछ रह जाए डाउट तो पूछ लो मेरे से अभी। नो सर नो सर हो जाएगा Yes, sir. पक्का, मान सकता यस हूँ? सर चलो करो फिर, आओ स्टार्ट करते हैं। ये आ भी जाएगा, यहीं से चेक भी कर सकते हो तुम सिंपल। ये लगभग 30 पे कटेगा और 27 सर 823.5 ये 81 कुछ के आसपास आ जाएगा, साथ में जीरो भी आ जाएगी 810 के करीब। हाँ 823 वही आ रहा है। ठीक है यहाँ तक क्लियर है? यस सर किसी को समझ नहीं 22 आ रहा into क्या बोल रहा हूँ तो 3 समझो, जिसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ वैसे समझो। 4 को 122 पे तो नहीं 120 पे काटू तो क्या किस पे कटेगा 30 पे सीधा, है ना? यस सर 120/4 क्या हो जाएगा 30, तो अप्रोक्सीमेट 30 आएगा इन दोनों को सोल्व करके। 30 से थोड़ा सा ज्यादा ही आएगा, और 30 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 27 से, तो ये लगभग 800 कुछ के करीब आया। और ऑप्शन में 800 कुछ के करीब दो ऑप्शन है, 802 और 823। अब थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, मेरा किसके करीब आया है 810
10। 823 के और करीब। क्योंकि मैंने 122 को 100 क्या लिखा है 20, वैल्यू कम कर दी, तो नेट वैल्यू मेरी 810 से क्या आनी चाहिए, ज्यादा आनी चाहिए, इसलिए आज क्या आई है 23 आई है। क्लियर है, 802 नहीं आएगी, ऑब्वियस सी बात है। समझ में आ रही है Yes, बात sir. किसी को, कैसे अप्रोक्सीमेशन करें? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। बिल्कुल सर। चल यहाँ तक आ जाओ फिर। यहाँ मैं लिख रहा हूँ approximation and it will be greater than 810, that is 800 कितना रहा 23.5 823। डन है। चलो फिर Yes, sir. अब ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, रेडिएशन कमिंग फ्रॉम ट्रांजिशन n is equal to 2 to 1 fall on helium। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, ट्राई करो। रेडिएशन कहाँ, कौन समझाएगा मेरे को क्वेश्चन, और भी कोई समझा सकता है केशव के अलावा? सोचो 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 सोचो। सिर्फ क्वेश्चन की ट्रांसलेशन समझनी है तुमको, वो तो पढ़ सकते हो अपने आप। सोचो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो कैसे सोल्यूशन होगा, यही तुम्हारी दिक्कत आ रही है। क्वेश्चन तो समझो पहले, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ट्राई भी नहीं कर रहे, ट्राई करो। सर इसमें तो हीलियम आयन ने जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है उसकी रेडिएशन पूछी है। लेकिन वो रेडिएशन आ कहाँ से रही है वो भी तो देखो। जब हाइड्रोजन एटम Hydrogen atom सेकंड से फर्स्ट में ट्रांजिशन हो रही है। जब हाइड्रोजन एटम से कहाँ निकल रही है, हाइड्रोजन एटम जो है सेकंड से उससे इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 पर ट्रांजिशन हो रही है, उसकी जो एनर्जी निकल रही है, रेडिएशन जो निकल रही है, वो कहाँ फेंकी है इन्होंने, हीलियम हीलियम 2 पर। हीलियम हीलियम 2 पॉजिटिव पे, हीलियम 2 पॉजिटिव पे, और उसके कौन से स्टेज पे, हीलियम पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव पर, और n इज इक्वल टू किस पे, 1 पे और 2 पे। 1 पर, या तो 1 पर फेंक सकते हैं, या इसी रेडिएशन को कहाँ फेंक दिया इन्होंने, n इज इक्वल टू 2 पे। ये दोनों अलग केस हैं, ठीक है, दोनों अलग केस हैं, इनको सेम मत समझना। या तो n इज इक्वल टू 1 पर फेंक सकता है, या n इज इक्वल टू 2। मैं ऐसा लिख देता हूँ फिर तुम्हें कोई डाउट ना हो, यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ, यहाँ पे 1। कई बच्चे इसको समझ लेंगे कि 2 नीचे कैसे चला गया लेवल में, ठीक है। या तो कहाँ डाल दिया मैंने, क्या चेंज कर दिया मैंने, एक सेकंड, यहाँ पे डाल दो n इज इक्वल टू 2 और नीचे वाले पे लिख दो n इज इक्वल टू 1। अब तुम्हें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी, लेकिन अभी भी ये केस तो क्या है, दोनों अलग है। ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है, ऐसा समझो। n इज इक्वल टू 1 2 पर डाल दी। कहाँ से आई है ये रेडिएशन बच्चे, 2 से 1 की ट्रांजिशन हो रही है, लेकिन कौन से एटम में, हाइड्रोजन एटम से। हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन एक्साइट डी एक्साइट हो रहा है, और फिर वो रेडिएशन जो छोड़ रहा है, उस रेडिएशन को कहाँ डाला है, हीलियम प्लस में। अब उसने हीलियम वाला, अब एनर्जी दे रहे हो तो वो एब्जॉर्ब करके अपनी हाई लेवल पे जाएगा या नहीं जाएगा, हीलियम वाला जाएगा। हाइड्रोजन से जो एनर्जी निकल रही है, हम उसको कहाँ दे रहे हैं सर, हीलियम पर। अब हीलियम पे दे रहे हैं तो हीलियम एक्साइट होगा या वापस से नीचे गिरेगा, सोचो। एक्साइट होगा। क्योंकि एनर्जी को वो क्या कर रहा है, एब्सॉर्ब, है ना। दोनों केस में एनर्जी क्या हो रही है, एब्सॉर्ब, तो वो हाई लेवल पर जाएगा। तो तुमको बताना है इनमें से कौन सी ट्रांजिशन पॉसिबल है, कौन सी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं। कैसे पता लगेगा सर, सिंपल सर, हमारे को फॉर्मूला पता है रेडिएशन की एनर्जी का। पहले हमें ये तो पता लगने दो, हमें पता है कि बोहर का थर्ड पोस्टुलेट कहता है कि भाई अगर एनर्जी जितनी भी रिलीज या गेन हुई है, अगर मान लो मैंने 1 से 2 पर भेजना है, तो कितनी एनर्जी चाहिए, जितना इन दोनों के बीच में एनर्जी का गैप डिफरेंस। अगर मेरे को 4 से 5 में भेजना, तो एनर्जी का गैप कितना होना चाहिए, E5 माइनस E4 जितना। अगर 6 से 8 में भेजना तो कितना होना चाहिए, E8 माइनस E6। 6 से 7 में भेजना तो E7 माइनस E6। मतलब जितना एनर्जी उसकी हायर लेवल में से क्या घटा दो,
लोअर लेवल की एनर्जी लोअर को लेवल। दो, वही उसका क्या है, एनर्जी का डिफरेंस। अगर उसको इतनी एनर्जी मिल गई तो वो पहुंच जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं क्या कह रहा हूँ, दोबारा सुन लो, कि अगर उसको जाना है, मान लो कोई भी ऑप्शन पकड़ लो एक, फॉर एग्जांपल 2 से 3 पकड़ लिया मैंने, ए लेवल को क्या पकड़ लिया, ऑप्शन नंबर 2 से 3। अगर हीलियम लेवल में कहाँ जा रहा है, 2 से 3, ये पता करना है कि पॉसिबल है या नहीं है। तो तुम्हें क्या पता चलना है कि जो हाइड्रोजन से एनर्जी आई है वो मान लो आ गई 20 यूनिट्स। कितनी आ गई, 20 यूनिट्स। 20। हीलियम को 2 से 3 जाने के लिए, हीलियम की 2 पर एनर्जी है मान लो 50 या 40 मान लो, यहाँ पर मान लो 60, फॉर एग्जाम्पल मान लो 60। इन दोनों के बीच का एनर्जी का डिफरेंस कितना है, 20। 20। उधर से कितनी आई है, 20। तो ये 20। एनर्जी, ये ट्रांजिशन पॉसिबल है सर, क्योंकि 20 चाहिए थी और 20 ही मिल गई। लेकिन यहाँ पर मान लो कितनी होती, ये होती मान लो 80, कितना होता, यहाँ पर होती 80 और यहाँ पर कितना होता बच्चों, 40 होता। अब कितना चाहिए सर, 40। 40। लेकिन आ कितनी रही है, 20। क्या पॉसिबल होगा अब, नो सर। नो तो ये तो सर। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात है, हम माइनस में मैग्नीट्यूड डिस्कस करते हैं ना, माइनस में बात करते हैं एनर्जी की, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। लेकिन फिलहाल क्या है सर, हाइड्रोजन से जितनी एनर्जी आई है, अगर उतनी ही एनर्जी इन ट्रांजिशन को लिए चाहिए तो ट्रांजिशन पॉसिबल है, वरना ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। तो पहले इतना पता करना पड़ेगा कि हाइड्रोजन से एनर्जी आई कितनी है ना, सबसे पहले तो यही पता करना पड़ेगा। तो ये आराम से पता कर सकता हूँ, हाइड्रोजन में कहां से कहां ट्रांजिशन हुई है, 2 से 2 से 1। 2 से 1। तो E2 माइनस E1 करके देख लो। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता क्या है हाइड्रोजन के केस में, -13.6 13.6 अपॉन n। Z की वैल्यू तो क्या हो जाती है, 1। 1 हो जाती E2 है। के लिए क्या हो जाएगा, -13.6 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 माइनस ऑफ -13.6 डिवाइडेड बाय 1 ऑब्वियस सी बात 1। तो -13.6 डिवाइड बाय 4 प्लस 13.6, इसको तो काट दो, कितना हो जाएगा 3.4। यस सर। तो ये कितना बन जाएगा 10.2। 2। तो मतलब यहाँ से जो एनर्जी निकली है वो कितनी निकली है, 10.2। 10.2 इलेक्ट्रॉन। अब अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन का किसी भी स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग, मतलब मान लो 2 से 3 के बीच में एनर्जी चाहिए 10.2, तो पक्का हो जाएगा, वरना नहीं होगा। अब मेरे को निकालना पड़ेगा, मुझे 2 और 3 का केस भी निकालना पड़ेगा, 1 और 4 का भी, और 2 और 5 का भी, और 2 और 4 का भी। ये मेरे को निकाल के देखना पड़ेगा कि किसकी मैच कर रही है किससे, 10.2 से। जिसकी मैच कर रही है वो पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। एक एग्जांपल देता हूँ, कोई भी ऑप्शन पकड़ लो, कौन सा ऑप्शन पकड़ोगे, ऑप्शन नंबर, चलो पकड़, तो बी ऑप्शन नंबर पकड़ लो। उसमें क्या है, n इज इक्वल टू 1 से कहाँ जा रहा है, 4 पे जाता है। तो अब इसकी एनर्जी का डिफरेंस कितना होना चाहिए, मैं डिफरेंस निकाल रहा हूँ, तुम्हें साथ मैच हो जाएगा, कंफ्यूज मत हो जाना। हाइयर से हम हमेशा लोअर माइनस कर रहे हैं, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव। डेल्टा ई कितना आएगा, E4 माइनस E1 फॉर्मूला होता क्या है एनर्जी का, -13.6। 13.6 अपॉन अब यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन नहीं है, हीलियम भी है, तो क्या आएगा Z का, Z का स्क्वायर रहेगा। Z हीलियम के लिए कितना होता है 2 होता है। तो ये कितना हो जाएगा -13.6 इंटू 4 डिवाइडेड बाय n। ठीक है, अब कर देते हैं। E4 के लिए क्या हो जाएगा, -13.6 मल्टीप्लाई बाय 4, n की जगह भी क्या है, का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 का 16। 16, क्योंकि n की जगह पहले केस में क्या है 4 है ना, पहले केस में n 4 है, दूसरे केस में क्या है 1 1। तो 4 का स्क्वायर तो ये आ जाएगा। माइनस E1 के लिए क्या लिखोगे, 13.6 divided by -13.6 तो करने की जरूरत नहीं है। ये 4 16, ये कितना हो जाएगा 3 बोलो 3.4 माइनस 3.4, कोई दिक्कत यहाँ तक, हाँ सर। प्लस 13.6 को 4 से कर दो क्या 54.4 30
54.4 आया सर। क्योंकि 13 चौक 52 होता है, तो ऐसा ही कुछ आना चाहिए। 54.4 क्लियर है यहाँ तक? यस सर। दोनों को माइनस कर दो। 54.3 में से ये कितना आ जाएगा? लगभग लगभग क्या पूरा ही आएगा ये तो? 51। समझ में आ रहा तो है? यही आंसर निकल गया। 51 कुछ आ रहा है? क्लियर हो रही है बात? अब हमने कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर बी कहाँ है? बी ऑप्शन दे रखा है कुछ यहाँ पर? हमारा कौन सा ऑप्शन है? इन्होंने लिया भी है वो ऑप्शन या नहीं लिया? 10.2 तो ले लिया इन्होंने, 1 से 1.4, 1 से 1/2 वाला लिया है। 1 से 1/2 वाला कौन सा ले रखे हैं? चलो कोई बात नहीं, हम अपने देखते हैं कितना इलेक्ट्रॉन निकल रही है एनर्जी। 51। लेकिन ऊपर से कितनी आ रही थी? 10.2। कितनी आ रही थी ऊपर से? 10.2। 10.2। लेकिन इसको 1 से 4 तक जाने के लिए एनर्जी चाहिए लगभग 50। ऊपर से आ रही है 10, 5 गुना कम आ रही है। तो क्या पॉसिबल हो पाएगा? नो सर। नो सर। हो पाएगा। समझ में आ रहा है सबको? किसी को कोई डाउट हो रहा है? तो सेकंड वाला पॉसिबल नहीं है। इन्होंने एग्जैक्ट वैल्यू पुट करी हुई है, तो इनका 48.3 आ रहा है वही वाली। तो नॉट, तो लिखा भी हुआ है यहाँ पर, देखो यहाँ से, हैंस इम्पॉसिबल। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही हम दूसरे के लिए भी निकाल सकते हैं क्या? बताओ मुझे, हाँ या ना? यस सर। निकालो। किसके लिए निकाल? बाकी निकाल लेंगे हम खुद। निकाल लोगे पक्का? थर्ड के लिए Yes, निकाल sir. सकते हो? हाँ, और कोई रह गया क्या हमारे पास? ये होमवर्क में ही है, हो ही गया। निकाल ही लो फिर इसको, 3 और 5 वाले को भी। किसको निकालोगे? 2 और 5 वाले को निकाल लो। 2 और 5 वाले को। तो क्या होगा? E5 माइनस E2। तो E5 के लिए क्या करोगे? माइनस 13.6 अपॉन 4 डिवाइडेड बाय 25। माइनस क्या हो जाएगा? 13.6 into 4 divided by 4. क्लियर है? 4 से 4 कट गया। करेक्ट हो जाएगा? अब यहाँ तक बताओ मुझे, अच्छे से कर पाओगे? ऐसे हमने सोल्व करना है। अगर ये 10.2 से, अब ध्यान से सुनना मेन पार्ट। अगर मान लो इसकी वैल्यू फॉर एग्जाम्पल के तौर पे इसकी वैल्यू आ जाती है 10.3, तो पॉसिबल है? ये पॉसिबल है। कैसे सर? ऊपर से तो 10.2 आ रही है, लेकिन इसको कितनी चाहिए? 2 से 5 तक जाने के लिए 10.3 पॉसिबल होगा? पॉइंट का भी नो ले सर। नहीं है ना? अब मान लो इसको चाहिए, ये जो आंसर आ रहा है तुम्हारा आ रहा है, मतलब एक पॉइंट भी कम नहीं होनी चाहिए। हाँ वो एग्जैक्ट वैल्यू, हम तो अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं ऑप्शन के हिसाब से, लेकिन हाँ चाहिए तो पॉइंट वाली भी चाहिए। तो सपोज कर लो इसको चाहिए 9, आया है 9.8, ठीक है, और आ गया हमारा 10। पॉसिबल हो पाएगा? हो जाए। यस ठीक है, क्लियर है सबको? सर। लेकिन इस तौर पे अब मान लो ऐसा हो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। सपोज कर लो यहाँ पर एनर्जी चाहिए थे, यहाँ पर है 10.2 है ना, और यहाँ पर है मान लो 11, और मेरे पास एनर्जी पीछे से आई है मान लो 10.4 या 6। अब कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन? 1 से 10.6 आई है मेरे को। देखो सेकंड पर एनर्जी कितनी है? 10.2, और यहाँ पर कितनी है? 11। तो मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 1 से 2 पर या 1 से 3 पर? 1 से 2 पर ही जाएगा। 1 से 2 पर जाएगा। और जो बाकी एनर्जी बची है सर, वो या तो एनर्जी की हीट की फॉर्म में निकल जाएगी, या हीट की फॉर्म में निकल जाएगी, या काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? याद रखना इस बात। काइनेटिक एनर्जी किसकी? इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ा भी नहीं था, फोटो इलेक्ट्रिक में भी तो पढ़ा हुआ है ऐसी चीज हमने। जो एक्सेस एनर्जी होती है वो किस में बदल जाती है? ठीक है, समझ गया। हाँ ठीक है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, ज्यादातर हीट की फॉर्म में निकलेगी। इस क्वेश्चन में किसी को हल्का सा भी कंसेप्ट में कुछ भी डाउट रह जाए तो मेरे से पूछो भी, ऐसे ही पूछो। बैठा हूँ अभी मैं, किसी को कोई डाउट रह रहा है तो? नो सर। पक्का? नो सर। जिसको क्लियर है वो फिर बोलो यस सर क्लियर है। सर यस सर क्लियर है। यस सर क्लियर है। जो बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, नो में बोल रहे हैं, नो यस में बोल रहे हैं, उनका क्या करेगा?
ये सर क्लियर है। सर वो तुक्का है सर, मारने वाले। चलो फिर ठीक है, मेरी बात सुनो। ऐसे ही वो किसी पे भी देख सकता है। मान लो वो हीलियम से रेडिएशन निकलवा लेगा और डाल किस पे देगा, लिथियम पे। समझ रहे हो? ऐसे ही वो लिथियम से निकलवा के हीलियम पे भी डाल सकता है। वो उसके ऊपर है, कैसे भी क्वेश्चन कर सकता है। समझ में आया? और ये सारे के सारे क्वेश्चन बच्चे किस में हैं, जेई में आए हुए हैं, देख रहे हो आप। हमने कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं किया, हालांकि ये भी जेई में आए हुए हैं क्वेश्चन, जितने भी किए हुए हैं। देख रहे हो, हमने बहुत सारे किए हैं, फिर भी Yes, कोई sir. एग्जाम्पल रह जाता है तुम्हारा तो पूछना, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। चलो, इसके अलावा हम अब एक्स्ट्रा क्लास में मिलेंगे। आपको ये होमवर्क है बच्चे तुम्हारा। कहाँ पे गया क्वेश्चन? हाँ बोलो, किसी का कोई डाउट है क्या? ये 4 क्वेश्चन होमवर्क में है और ये एक क्वेश्चन ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है। और इन सारे क्वेश्चंस को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, लेकिन ये तभी कर पाऊंगा मैं जिसको भी कोई डाउट होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा होमवर्क क्वेश्चंस का डाउट ही होगा पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं सिर्फ वही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, सारे क्वेश्चन तभी कह रहा हूं मैं अगर सब में दिक्कत आई। सिर्फ क्वेश्चन वही डिस्कस होगा, पूरा डिस्कस होगा जिसमें तुम्हें क्या होगा, डाउट होगा। डाउट। तो सब मेरे को अपने सोल्यूशन भेजना पहले, तो फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके सर। ओके सर। पांचों क्वेश्चन के तुम्हारे सोल्यूशन आने चाहिए। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता वो गलत हो या सही हो, ठीक है? मैंने कोई वो प्राइज नहीं दे देना जिसका आंसर सही आएगा। मेरे को अच्छा वो लगेगा चाहे गलत आंसर आए, लेकिन उसने अपना दिमाग लगा किया। ऐसा नहीं कि 10 मिनट पहले मीटिंग से गूगल पे सर्च किया और सॉल्यूशन चेक के भेज दिया। ऐसा नहीं करना किसी को, ठीक है? अगर तुमसे एक सीटिंग में नहीं बनते ये चीजें तो ऐसा क्या करो ना, आप मान लो बैठ गए, रात को फ्री हो, एक क्वेश्चन कर लो। सुबह सुबह उठ गए हो, खाली बैठे हो, 5-10 मिनट का टाइम मिला, एक क्वेश्चन उस टाइम कर दो, 2 क्वेश्चन हो गए। फिर रात को दोपहर को आए हो, कभी 10-15 मिनट खाली बैठे, तीसरा क्वेश्चन उठा लो। ऐसे क्वेश्चन बना लो, पार्ट्स में डिवाइड कर लो। समझ में आ रहा है? एक साथ सिटिंग नहीं बैठती तो पार्ट्स में तो डिवाइड कर सकते हो और इससे काम बहुत आसान हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा कि कब हो जाएगा। शुरू ऐसे करना कि पहले 10 मिनट बैठ के करो, सिर्फ 10 मिनट बैठो और छोड़ दो। फिर धीरे धीरे 15 मिनट बैठो, फिर छोड़ दो। ठीक है? जितना तुमसे हो पाता है उतना ट्राई तो करो ना फ्री टाइम लेने का। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारा जो फ्री टाइम है वो कम हो गया, मतलब फ्री टाइम को तुमने यूज ज्यादा करने लग गया जिसमें वो वेस्ट जा रहा था। ठीक है? समझ में आ रही है सबको? चलो ठीक है। अब हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, पहले आके क्वेश्चन पेपर का, उसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे कुछ। ठीक है? एक्स्ट्रा क्लास में। यस सर। हाँ ओके बच्चे, एक्स्ट्रा क्लास में मिलते हैं। बाय बाय। बाय गुड सर। नाइट सर। बाय बाय थैंक यू सर। Good night, sir. गुड नाइट बच्चे।